हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। बच्चों, हमारी आज की क्लास नए साम्राज्य एवं राज्य का होगा। चैप्टर 12 हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और क्लास 6 का हिस्ट्री है। अब ये ख़त्म होने वाला है। इसका एक चैप्टर और रह जाता है। बिहार टेक्स्ट बुक का, बिहार सरकार का जो है अपना बुक, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। नए साम्राज्य एवं राज्य। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह गुप्त शासकों ने तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारत में नए राज्य की नींव डाली, जो आगे चलकर बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। चंद्रगुप्त के बारे सबसे जो प्रतापी शासक होंगे वो गुप्त साम्राज्य से होंगे। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासन मानते हैं। ऐसे इसके जो संस्थापक हैं उनको श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन ये चंद्रगुप्त के समय जो गुप्त साम्राज्य था वो उत्कर्ष पर था, इसलिए वास्तविक संस्थापक हम लोग चंद्रगुप्त को मानते हैं। इसके पूर्व श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत अधीनस्थ शासक ही थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बनाया। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। हरिसेन द्वारा लिखवाया गया एक प्रशस्ति मतलब प्रशंसा होता है, ठीक है। उसको हरिसेन द्वारा लिखवाया गया था, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। राजकवि हरिसेन द्वारा लिखवाया गया था। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से भी जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख में किसके बारे में है? एरन अभिलेख में भी समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्थन करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। यह समुद्रगुप्त के कट्टर राज्य थे। इसके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। सबसे पहले है गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त, और इसमें सबसे आखिरी स्कंदगुप्त तक का दिया हुआ है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। वन क्षेत्र के राजा जो आटविक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते हैं। इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। इन राजाओं जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। इनके साथ क्या किया? समुद्रगुप्त ने नरम व्यवहार किया। इनको ये कबीले को जीत कर और इनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा लिया, लेकिन इससे ज्यादा मतलब इनसे इनको सेवक का दर्जा दिया और इनसे कर वगैरह वसूली नहीं किया और इसको सिर्फ सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया। भारत के सीमावर्ती राज्य ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। इन राज्यों में
पूर्व की ओर कामरूप, कामरूप असम आज का, बंगाल का कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, यौधेय, आम्भीर आदि कई गणराज्य शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। बाहरी क्षेत्रों में शासक जो शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इसी तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। जहां इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों एवं आटविक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया। दूर प्रदेश आर्यावर्त को सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया और आर्टिक प्रदेश क्या किया था, उसको सेवक और सिर्फ परिचारक बना के छोड़ दिया और उससे कर वसूला नहीं करता था, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। और चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक। देखिए समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय कर लिया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। इसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर में गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे राजा बना? उसने रामगुप्त यानी उसका भाई, उसको मार दिया और गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि वह एक कायर राजा था। वो आक्रमण के डर से अपनी पत्नी को भी शक राजा को देने के लिए तैयार हो गया था। इसलिए दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। दिल्ली का जो लौह स्तंभ है मेहरौली का, ये कुतुब मीनार के परिसर में है लौह स्तंभ। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। तो दिल्ली के मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसमें पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर डाला। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सुपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीति एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रसिम्हा तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंगाल को भी जीत लिया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी से पूर्वी समुद्र अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के
अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे देखते। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन चीनी यात्री आया था भारत? फाहियान। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, फाहियान चीनी यात्री जो था वो किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बहुत सारे सोने के सिक्के भी जारी करवाए थे। अब कुमारगुप्त के बारे में पढ़ना है। 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासन काल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। आपको याद रखना है कि नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुआ था। तो कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त का शासन काल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसने पुष्यमित्र के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिमी प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुनों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। इसने क्या? शक्रादित्य की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। पुष्यमित्र कौन था? कहाँ के थे? इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। शायद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था। पुष्यमित्र के बारे में हमें इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हमें जानकारी है कि यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा समुदाय रहा होगा। अब हून के बारे में पढ़ना है। हुनों का साम्राज्य पर्सिया से खोतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हून शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोड़मान था। प्रथम हून शासक का नाम क्या था? तोड़मान। जो प्रथम हून शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया उसका नाम था तोड़मान। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और उसके अनेक बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। गुप्तों का प्रशासन कैसा था? गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था जो प्रजा का सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य अधिकारी होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। राज्य की आमदनी का हर साम्राज्य में राज्य की आमदनी का जो मुख्य स्रोत होगा वो कृषि से मिलने वाला कर यानी लगान होगा। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 भाग उन पर अधिकार था। उपज का कितना ये लोग लेते थे? 1/3 भाग।
और मौर्य के समय में कितना, 1/6 भाग लिया जाता था, और उससे पहले भी 1/6 भाग ही लिया जाता था उत्तर वैदिक काल में। अब कितना लिया जाता है, 1/3 भाग लिया जाता है। और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजा को उसके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। कर देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। समुद्रगुप्त ने किया कि जो जिनके क्षेत्र को इसने जीता था उसको उसकी भूमि लौटाकर और उससे अब क्या कर वसूलता था, और उससे उस अधिकारी को क्या कहते थे, सामंत कहते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत रूप रखता है। आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण भी बना, क्योंकि यहाँ विकेंद्रीकरण का रूप था, इसलिए ये धीरे धीरे बिखर जाता है। पहले से ही तो ये ज्यादा केंद्रीकृत नहीं था, इसलिए आगे चलकर ये साम्राज्य का पतन हो जाता है। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई थी उसको देश कहा जाता था, जो अभी भी देश ही कहते हैं। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहते थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति यानी राज्य के जो देश के छोटे जो हिस्से होते हैं उसको राज्य कहते हैं। उसी के तरह उस समय भुक्ति था, राज्य की जगह भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में होता है। भुक्ति उस समय छोटा राज्य था, मगध उस समय भुक्ति के रूप में था, यानी कि छोटा था। जो साम्राज्य था ना गुप्त का, उसमें मगध जो था यहाँ पे था छोटा सा एक, और इसका साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था ऊपर, जैसे कि हमने देखा है। ऊपर के दिखाती हूँ मैं आपको। ये कहाँ गया, ये रहा पूरा, ये यहाँ तक। तो मगध कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो उस समय ये छोटा सा राज्य था बस। और उसके बाद चंद्रगुप्त का ये साम्राज्य हो जाता है, ये और भी बड़ा है। और यहाँ पे उस समय मगध यहाँ पे था, और धीरे धीरे ये पूरे साम्राज्य का विस्तार हो जाता है, और एक छोटा सा यहाँ पे मगध था। भुक्ति का पदाधिकारी ऊपरी कहलाता था। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भुक्ति का जो अधिकारी था उसको क्या कहते थे, तो ऊपरी कहते थे। और देश का जो छोटा इकाई था उसको भुक्ति कहते थे, और बड़े साम्राज्य को देश कहते थे। इसके नीचे की कई इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिसके पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। यानी कि इससे छोटा, जो भुक्ति से छोटा था उसको विषय, और विषय के जो पदाधिकारी थे उसको विषयपति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। यहाँ पे कुछ पदाधिकारी है, जैसे कुमारामात्य। कुमारामात्य जो महासंधि विग्रहक, ये कुमारामात्य, ये आपका चार्ट जो है वो गड़बड़ हो गया है कुछ। कुमारामात्य का मतलब होता था जो प्रदेश का गवर्नर होता था उसको कुमारामात्य कहते थे। और महादंडनायक जो था वो मुख्य न्यायाधीश को कहते थे। और महासंधि विग्रहक जो था वो युद्ध एवं शांति का, ये होगा इसका, ये चार्ट गड़बड़ हो गया है आपका, तो आप कहीं लिख लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ कि कुमारामात्य जो था वो प्रदेश का गवर्नर था, महादंडनायक जो था मुख्य न्यायाधीश था, और महासंधि विग्रहक युद्ध एवं शांति के मंत्री को कहते थे, महासंधि विग्रहक। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, प्रशासन में नगर श्रेष्ठी या शहर का बैंकर या व्यापारी
शहर का व्यापारी वर्ग। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। ये सारे जो लाइन्स हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं इसमें। ग्रामिक का चुनाव जिसका चुनाव ग्राम के समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर का के प्रशासन का प्रधान था। ठीक है ना। और गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। मगध के गुप्त, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति। पूर्व में उल्लेखित पुष्पभूति से इसका कोई संबंध नहीं है। और वल्लभी के मैत्रक। अब हम आगे देखते हैं हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश से ताल्लुक रखता था और इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। और इसका पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण स्थिति में हुआ। हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ? 606 ईस्वी में, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया। परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसके सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप, असम और कश्मीर के शासक भी इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया। हर्ष को पराजित करने वाला कवि, हर्ष को किसने पराजित किया था ये क्वेश्चन पूछता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित चालुक्य वंशज था पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष के संदर्भ में हमें उसके राजकवि बाणभट्ट की कीर्ति, हर्ष चरित्र, मधुबन, वांसखेरा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं वेनसांग की यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का निर्माण भी कराया। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 ईस्वी में। 5वीं बौद्ध संगति के बारे में तो अब तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन कन्नौज में इसने करवाई थी हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में। इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। वेनसांग इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। हर्ष के समय में कौन चीनी यात्री आया था? वेनसांग। और चंद्रगुप्त के समय में कौन आया था? फाहियान। डू यू नो में देखना है कि क्या है। वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोग के जीवन का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। हर्ष को वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। पल्लव एवं चालुक्य 550 से 750 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई दूसरा महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। वातापी के चालुक्य। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम था।
पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राज्यों कादम्ब, गंग, कोंकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इसने पूरी मालवा गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्ष को हराया था, पराजित किया था, उसके बाद इसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन कौन किसने किसका उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का और पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरापथ स्वामी का क्या कहते हैं, उत्तरापथ स्वामी का उपाधि धारण किया और कुमारगुप्त ने क्या शक्रादित्य का उपाधि धारण किया। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, कांचीपुरम के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वादामी आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को हराया और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन ने। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेख एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी हमें कहाँ? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब पल्लव। दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्होंने 6ठी सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। इसका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्य एवं दक्षिण में चोलों एवं पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होता रहा। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया। अभी हमने क्या देखा था कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और महेंद्र वर्मन को सब पहले इसने पराजित किया हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय, और इसे पराजित करके इसको मार देता है और इसी का बदला उसका बेटा लेता है नरसिंह वर्मन। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अब इसने क्या? वातापी कोंड की धारण उपाधि की। ठीक है ना? आपको याद रखना है कि महेंद्र वर्मन नहीं, नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में किसको जानते हैं? पल्लवों को जाना जाता है। पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण इसकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ एवं मंदिर एवं कांदरा कला से मुक्त किया। इसके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियां विकास हुआ। इसमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला का असाधारण नमूना है।
काष्ठ कला क्या है? मंदिर निर्माण या वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों के दीवार, बीम और छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती हैं। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा एवं तथा गोपुरम क्या प्रवेश द्वार को कहते हैं, गोपुरम बनाए जाते थे। पल्लवों ने संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय वैष्णव संत भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शैव संत शिव भक्त को भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन। उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे, उर, सभा एवं नगरम। उर के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसमें ब्राह्मण वामन भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। सभा कई उप समितियों में विभक्त थी, जिसका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थानों एवं बाजार की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। नगरम व्यापारी का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारी का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दी में और शक्तिशाली होती गई थी। अब हमें नालंदा महाविहार के बारे में पढ़ना है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे, ये धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ने लगा। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी बिहार शरीफ में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इसमें नालंदा महाविहार का विशेष स्थान है। यह नालंदा महाविहार, इसको खिलजी ने जला दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बाढ़ गांव, बेगमपुर आदि गांव में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत वेनसांग का विवरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान है। इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्री के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे। इसको अनुदान में 200 गांव मिले थे और यही उसका मुख्य स्रोत था इसकी आय का, नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए प्रवेश पाना काफी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उसकी विशेषता के विषय में उसकी
उसकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उसके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र थे। ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा था कि वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था? शीलभद्र उसका आचार्य था उस समय। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली के तहत छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहां दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों, वेदों, अथर्ववेद विशेष रूप से, वेदों में भी कौन? अथर्ववेद विशेष रूप से, संख्या, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि प्रदान की जाती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद डिग्री दी जाती थी। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन 11वीं-12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में 1197 से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था एवं पूरी संस्था को जला दिया था, लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था तो वहां की जो पुस्तकें थी वो 3 महीने तक लगातार जलती रह गई थी। इतनी ज्यादा वहां पे पुस्तकें थी, और सिर्फ इसलिए जला दिया था खिलजी ने कि उसका जो उपचार था वो बिना कोई दवा खिलाए, वहाँ के जो क्या कहते हैं चिकित्सक थे, उससे यह कहा गया था कि तुम मुझे कोई दवा नहीं दो, तुमसे मैं कोई दवा नहीं लूँगा और मेरा इलाज तुम बिना दवा के करो। और उसने उसको कुरान पढ़ने के लिए कहा था खिलजी को, और कुरान के जो पेज थे उस पर उसने दवा लगा दिया था, और उसको छू के पढ़ने के वजह से खिलजी ठीक हो जाता है, और इसी वजह से वो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है। कि इतना मतलब ये बहुत ही उस समय कि इतना ज़्यादा वो लोग क्या थे, विद्वान थे। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। और रवि कीर्ति ने किसके लिखी थी, आप बताइएगा। हरिसेन इसका आंसर होगा। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था। महरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलती थी? तो सवाल पूछकर और जांच परीक्षा के द्वारा। पैसा लेकर नहीं, राजा के कहने पर नहीं, राजा के कर्मचारी को सिर्फ नहीं मिलता था, बल्कि प्रश्न पूछकर वहां पे प्रवेश मिलते थे। एहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? एहोल अभिलेख से हमें किस राजा की प्रशस्ति मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय की एहोल अभिलेख से हमें। और आप बताइएगा कि समुद्रगुप्त की हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, कौन से उस प्रशस्ति का क्या नाम है? 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, एक तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का नाम बताइएगा, और ये रवि कीर्ति किसके राजकवि थे। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।